नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ मास। अब देखो, हम लोग जो भी बॉडीज देखते हैं इन रियल लाइफ, जितने भी बॉडीज हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 3D बॉडीज है। और उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं। जैसे मान लो यही मार्कर की अगर मैं बात करूं तो क्या एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होगा? केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। एटम की बात करो, मॉलिक्यूल्स की बात करो, चाहे आयंस की बात करो तुम, तो सारे के सारे क्या होंगे, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। सही है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और सबका अपना इंडिविजुअल मास होगा कि नहीं होगा? भले ही छोटा है लेकिन होगा तो मास। जैसे इसी का मैं छोटा छोटा टुकड़ा कर दूं और जो टुकड़े होंगे उसका अपना अपना मास होगा कि नहीं होगा? उन्हीं सारे मासेस को जब मैं जोड़ूंगा तो कलेक्टिवली इसका मास बताएंगे। इसीलिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैं और सेंटर ऑफ मास। अब जब तुमको एनालिसिस करना होगा, जब भी इस मार्कर की एनालिसिस करनी होगी, तो क्या तुम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखते हो या तुम सेंटर ऑफ मास को देखते हो? तुम अभी तक जितने भी फिगर्स बनाए जा रहे थे, फोर्सेज वगैरह को मैं बना रहा था, ऐसे ब्लॉक बनाता था मैं, फोर्स हमेशा यहीं लगाता था कि नहीं? कभी फोर्स ऊपर नहीं लगाया, नीचे नहीं लगाया, बिल्कुल सेंटर पर लगाते थे कि नहीं? ऐसा क्यों है? सेंटर पर लगाने का रीजन ये था कि हम मान के चलते हैं इस पूरे बॉडी का मास कहां पर है, सेंटर पर है। ठीक है। जैसे इसी को देखो, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, बैलेंस हो जाए भाई जल्दी। पेन वगैरह को कैप लगा करके जब तुम बैलेंस करो, देखो बैलेंस हुआ है कि नहीं? यहाँ पर बैलेंस हो रहा है ये, और बैलेंस हुआ है इसका मतलब कि जितना mg फोर्स लग रहा है उतना ही नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा। क्या ये सेंटर में बैलेंस हुआ है क्या? ध्यान से देखो, सेंटर में नहीं बैलेंस हुआ होगा, थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट होकर के बैलेंस हुआ है। इस मार्कर का जो सेंटर है उस पर बैलेंस ना होकर के थोड़ा सा इधर की तरफ बैलेंस हुआ है। जिधर ज्यादा मास होता है उधर की तरफ उंगली गई है, जैसे उसने बैलेंस किया हुआ है, तो सेंटर पे बैलेंस है क्या? ध्यान से देखो, अगर सेंटर पे मैं बैलेंस करने जाऊंगा, सेंटर पे बैलेंस नहीं होगा। सेंटर कहाँ है इसका? यहाँ पर है कहीं पे, यहाँ बैलेंस नहीं होगा। ये थोड़ा सा मार्कर है ना, ये रोल करेगा बार बार। देखो यहाँ बैलेंस हुआ है कि नहीं? ये सेंटर पे नहीं है सर, थोड़ा सा शिफ्ट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है, जिधर मास ज्यादा होगा उधर की तरफ क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हम क्या मान के चल सकते हैं यहाँ पर, ये मान के जा सकते हैं हम लोग कि पूरे बॉडी का जो मास है mg4 डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये मार्कर था मेरे पास और इधर की तरफ कैप है तो ज्यादा मास है। क्या पूरा का पूरा हर एक पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल मास होगा कि नहीं होगा? हर पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल मास है। सपोज करो यहाँ पर है m1g छोटा मास, यहाँ पर लग रहा होगा m2g, यहाँ लग रहा होगा m3g। इस तरह से करके क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर है mng, n पार्टिकल्स को मैंने लिया हुआ है। अब अगर मैं इसका कंसिडरेशन करता हूं या इसके बारे में मैं जब स्टडी करने जाऊंगा, तो क्या मैं एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का स्टडी कर सकता हूं क्या? खुद बताओ। इस पार्टिकल के अंदर इनफाइनाइट, इस मार्कर के अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, क्या मैं इनफाइनाइट लोगों की स्टडी कर पाऊंगा? नहीं। तो हम लोग क्या मान करके चलते हैं, हम लोग यहां पर ये मान के चलते हैं कि सर इस पूरे बॉडी का मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक होता है सेंटर ऑफ मास। दोनों को लोग क्या होता है, गलत समझते हैं। ठीक है, दोनों को लोग गलत समझ जाते हैं। ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ मास और कुछ नहीं, एक डेफिनेशन है ये। सेंटर ऑफ मास क्या है, एक डेफिनेशन है। ठीक है, एक फील है ये। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में होता है, रियलिटी में होता है। सेंटर ऑफ मास क्या है, एक डेफिनेशन है कि मैं सारे के सारे मासेस को क्या करूंगा, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लूंगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां पर mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा होगा उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होता है ना बाबू, ये क्या है, एक मोर और लेस एक डेफिनेशन है सिर्फ। ये सारे जगह पे लोग बता देते हैं कि मोमेंट लेना है, मैं इसको एकदम आसान तरीके से और एकदम जो करेक्ट है फिजिक्स से उस तरीके से मैं डिफाइन करके बता रहा हूं तुम्हें। होता क्या है, मान लो मैंने दो मासेज मान लिए हैं, दो मासेज मैंने लिए हैं किसी भी एक सिस्टम में। ध्यान से सुनते रहना इस चीज को। यहां पर मान लो मेरा y एक्सिस है एंड दिस इज आवर x एक्सिस। सपोज एक मास मैंने यहां पर रखा है m1
और एक मास मैंने यहां पर रखा है M2, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 एंड इसका पोजीशन वेक्टर है R2। पोजीशन वेक्टर हमने दो मासेस का डिफाइन कर लिया, ठीक है। मास जो है सेंटर ऑफ मास और कुछ नहीं बाबू, एवरेज मास होता है। एवरेज मास, एवरेज का मतलब पढ़ाया गया है तुम लोग को। एवरेज या मीन का मतलब क्या होता है, जो उन सारे मासेस को हटा दूं, एक मास उसकी भरपाई कर दे। सही है। जैसे मान लो तुम्हारे वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम हुई, तो तुम ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे वार्ड मेंबर उठ करके चले जाते हो डीएम के पास। क्या सारे के सारे उठ के चले जाओगे डीएम के पास? मान लो भारत देश में कोई दिक्कत हुई है, भारत में अगर कोई दिक्कत हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे भारतवासी उठ के चले जाएंगे कहां पे, यूएन। ऐसा तो है नहीं सारे के सारे लोग चले जाएंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव है तुम्हारा कि नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि कहां जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव है जो उठ करके क्या करेगा, जाएगा, जो कि कौन है, प्राइम मिनिस्टर। अगर नेशन की बात की जाए, पूरे होल इंडिया की बात की जाए, तो सारे जितने भी लोग हैं उनका एक एवरेज है, कौन, पीएम। तुम्हारे लोकेलिटी की बात की जाए तो ग्राम प्रधान या फिर सभासद, वो क्या है तुम्हारा, एवरेज है। एवरेज या मीन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर या एक ऐसा आदमी जो उस पूरे ग्रुप ऑफ डेटा को या ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये होता है, ठीक है। अब मैंने बोला तुमसे कि बाबू इसका बताना जरा, आर सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। आर सेंटर ऑफ मास मैं मान के चलूंगा कि क्या है, सारे के सारे बॉडी का, इस पूरे बॉडी का मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अभी मैंने बोला सेंटर ऑफ मास बाबू कोई एक डेफिनेशन नहीं है ये, ना ये एक इक्वेशन नहीं है, ये कोई एक डेफिनेशन है, ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो हमको समझना है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एवरेज है सर, एवरेज है, इन दोनों डिस्टेंसेस का एवरेज है। मैं डिस्टेंस की अभी बात कर रहा हूं, मास की बात अभी कर ली जाएगी थोड़ी देर में। सर इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस पर कहीं एक ऐसा पार्टिकल रखा गया होगा जो पूरे मास को कंसंट्रेट कर रहा होगा, आती बात समझ में, कहीं बीच में ही होगा, वो अलग चर्चा की बात है। मान लो मैंने इस मास को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, मैंने इस मास को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2r2 कर दिया, सही है। मैंने इस m2 वाले मास को, इस मास को मैंने डबल कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने इस मास को डबल किया। सर अब डबल किए आप, तो अब फिर से मैं एवरेज निकाल रहा हूं, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज को फिर से मैं निकाल रहा हूं। अब एवरेज क्या हो जाएगा, RCM क्या हो जाएगा, अब R1 प्लस R2 बाई 3 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये मास दो बार आएगा कि नहीं आएगा, ये मास दो बार आएगा कि नहीं आएगा। अरे इसी के ऊपर एक बार और मास को बनाया मैंने, दो बार आएगा तो दो बार डिस्टेंस को लूंगा कि नहीं, R2 टोटल नंबर ऑफ लोग डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन होता है कि नहीं हमारा। मैं तुमको ये चीज दिखा रहा हूं क्योंकि कोई ये बात नहीं बता रहा है, ठीक है, कोई ये बात नहीं बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास और कुछ नहीं है सर, एवरेज है वो, एवरेज है वो, सिंपल सा। आती बात समझ में, आओ जरा फिर से देखते हैं। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, R1 प्लस R2 2r2 अपॉन में 3 लिख सकता हूं कि नहीं। सर मैं इसी 3 को, ध्यान से सुनते रहना बाबू, टॉर्क वार्क लेकर के मैं कुछ नहीं बता रहा हूं तुमको, टॉर्क हम जानते ही नहीं है क्या होता है, बेसिक समझो पहले। सेंटर ऑफ मास लोग गलत ही बता रहे हैं हर जगह पे कि क्या करो, M1 R1 M2 R2 कर दो अपॉन में M1 प्लस M2 M3। क्यों करोगे बाबू, क्यों करोगे, व्हाट इज द नीड, जरूरत क्या है उसकी। यहाँ देखो, मैं इस 3 को 1 + 2 लिख दूं, कोई आपत्ति है क्या, कुछ सेक्शन फॉर्मूला जैसा लगने लगा है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे ना, उसी तरह का। अब सुनो, मैंने इस मास को जब डबल किया सर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2r2 आ गया कि नहीं। मैं थोड़ा सा और इसको सही कर रहा हूं, यहां मैंने M1 को माना है 1 kg और यहाँ M2 कितना हो गया, 2 kg हो गया कि नहीं हो गया। तो सर इसी को थोड़ा सा और अगर जनरलाइज किया जाए, ध्यान से सुनते रहना बालक, इसी को थोड़ा सा अगर मैं और जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं, तो R1 के साथ क्या है, 1 का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है। यहाँ पे M1 लिखा गया, M1 का मतलब यहाँ मैंने मान रखा है 1 kg। सर ऐसा क्यों कर दिए आप, पहले इनिशियली मैंने 1 kg माना था, सर ऐसा क्यों किया आपने। क्योंकि हम लोग को एक बात बचपन से पता है, कोई भी डेफिनेशन बनाया जाता है किसी के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है कि नहीं, और हमेशा उसको 1 यूनिट मान के चलते हैं कि नहीं चलते हम लोग। सर मैंने M1 और M2 को 1 माना था, अब मैंने बढ़ा दिया उसको 2 kg कर दिया, डबल कर दिया मास को मैंने, डबल किया तो रेडियस भी, जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर भी 2 हो जाएगा।
एवरेज ही है और कुछ नहीं है, ये एवरेज है, ये सिंपल सा। ठीक है, तो सर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 इंटू R1 था, इस 1 की जगह मैं M1 लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति है क्या इसमें? नींद आ रही है, बढ़िया, लोरी गा दूं? M2 क्या है सर? कुछ नहीं, इस M2 जो 1 kg था उसी को 2 kg कर दिया आपने, इसको मैं M2 R2 लिख दूं, कोई आपत्ति? अपॉन में 1 M1 था हमारा और 2 क्या था? M2 था। यही सर होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का यही फॉर्मूला होता है, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2, और भी ले लो, M2 R3 M4 R4 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ से क्या दिखाई दिया सर? ये R सेंटर ऑफ मास और कुछ नहीं है, ये एवरेज है, जितने भी मासेज रखे गए हैं उनके डिस्टेंस का एवरेज है सर ये, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, अब तुमको पढ़ाया भी गया होगा, कहीं और से पढ़े भी होंगे, कहीं नहीं लिखा गया एवरेज है ये, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि एवरेज है ये, सीधा बताया जाता है फॉर्मूला। M1 सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला x UM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डॉट 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 Mn xn अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn y COM इज इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2। कह लिए भैया, फॉर्मूला तो बच्चा खुद याद कर लेगा, इसका बेसिक समझो, फील करो इस चीज को, ये और कुछ नहीं है सर, सेंटर ऑफ मास ही है। अब दूसरे तरीके से जैसे बताया जाता है वही बता दे रहा हूं मैं, टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट से, मोमेंट वाले कॉन्सेप्ट से, जो हम लोग बताते हैं कि सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठ करके मैं इसका मोमेंट देखूंगा तो क्या आएगा? M1 R1 आएगा कि नहीं? मोमेंट अगर पढ़े हो तो, वैसे भी मैं पढ़ाया नहीं था, रोटेशन में आएगा ना। मोमेंट का मतलब देखो क्या होता है, जैसे ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है, इस पर जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या रोटेशनल टेंडेंसी लेगा कि नहीं? इसको हिंज किया हुआ है यहाँ पे, इस बॉडी को मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, हिंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगाऊंगा, यार रोटेशनल टेंडेंसी है कि नहीं है? अगर ये फ्री होता, सेंटर पे मास फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा ये, सही है ना? जैसे ये एक चेयर है, इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो रोटेशन टेंडेंसी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जब मैं करूंगा तो क्या आएगा? ट्रांसलेशन आएगा। तो याद रखना, जब भी सेंटर ऑफ मास पे मैं कोई भी फोर्स लगाता हूं तो ट्रांसलेशन मोशन होता है, इसकी बात रोटेशन में डिटेल में की जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ मास से हटके तुम फोर्स लगाओगे तो रोटेशन की टेंडेंसी रख लेता है, हल्का फुल्का रोटेट होगा। क्यों? वहां पे क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स आता है, फोर्स का एक मोमेंट आता है। अगेन, मोमेंट का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, मोमेंट एक फील है, एक समझने का एक तरीका बनाया गया कि रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठ करके मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा तो रोटेट करेगा, चाहे इस डायरेक्शन में देखो चाहे इस डायरेक्शन में देखो। मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, लिखना नहीं अभी, इसको समझो पहले। मोमेंट का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितने दूर तक डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है बालक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1G इंटू R1 हो जाएगा, M1G इंटू R1। ठीक है, M1G इंटू R1 डिस्टेंस पे मान लेता हूँ रोटेट करवा रहा है ये। ठीक है, इसी तरीके से सबका समेशन करो, सबका मोमेंट का समेशन कर लो, M2G R2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये सारा मोमेंट हो गया इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर पूरे बॉडी का मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, मैं उसको मान लूंगा कि यहां पर है कंसंट्रेटेड, और इसको मैं बोल दूंगा MCOM। टोटल का है कि नहीं है? टोटल है, तो मैं इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और इसका डिस्टेंस जो है RCOM है। तो अगेन जब मोमेंट निकालेंगे हम लोग, अच्छा मोमेंट को मैं M से दिखा रहा हूं ना, तो इसको स्मॉल m ही कर लो, क्या हो जाएगा? mg इंटू RCOM लिख सकता हूं कि नहीं? लिखा सकता है सर। ये भी मोमेंट उस पूरे बॉडी का, ये भी मोमेंट पूरी बॉडी का है कि नहीं है? दोनों बराबर ही होने चाहिए थे, बोलो, दोनों बराबर होने चाहिए सर। ठीक है, दोनों को बराबर कर दूंगा मैं, G सब कट जाएगा। RCM कितना हो जाएगा? MRCM कितना हो जाएगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस M को नीचे लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ये M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट 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 अपॉन में M क्या था? टोटल मास माना था कि नहीं? तो इसको मैं M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो, सेम वही डेफिनेशन बना कि नहीं बना? सही है, तो टॉर्क से भी हम समझा सकते हैं, लेकिन बेसिक समझो इसका, एवरेज है, ये एवरेज है, सारे जो भी डिस्टेंसेस लिए गए हैं उन्हीं का एवरेज लेते हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। ये बात आती है समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी कर लो, फिर लिखवा देता हूं। ठीक है बाबू, समझ में आया ना? सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वेशन मत समझना कभी कि LHS है सर, ये RHS है। हाँ, ये एक डेफिनेशन है, और फिजिक्स में एक रूल है, या मैथ्स की बात करें या फिजिक्स की बात करें, डेफिनेशन को तुम समझा नहीं सकते, मतलब प्रूव नहीं किया जा सकता है।
है ना। डेफिनेशन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हो तुम, क्वालिटेटिव मोटिवेट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखवाया हूं कि सेंटर ऑफ मास और कुछ नहीं है सर, ये एवरेज है, एवरेज है, सारे के सारे एवरेज किसका है, पोजीशन का, सारे के सारे मासेस का एवरेज पोजीशन है ये, वेटेड। जब हम मास को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, नापते हैं जब मास को हम लोग, तब, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो तुमको होगा लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, अगर मैं ये चीज नहीं बताता तुमको तब। मैं सिर्फ इतना बोलता कि जहां पे सारे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास, फिर मैं 2 दिन बाद फिर वही बोलता कि जहां पे सारा मास है, ऑब्वियस सी बात है, जहां मास है वहीं ग्रेविटी फोर्स लगेगा। तो तुम्हारा अगला सवाल ये होना चाहिए, सर जहां पे सारा मास है वहीं ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो अलग अलग क्यों बोल रहे हैं आप। अरे भैया मेरे बताओ जरा, इस मार्कर का सारा मास मान लेता हूं यहां पर है सेंटर ऑफ मास, और जहां मास होगा वहीं ग्रेविटी फोर्स लगाएगा तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो अलग अलग कैसे हुआ फिर ये, अब दोनों तो एक ही चीज हो गया ना। तो क्यों अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बाबू वो नहीं है जहां ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, सेंटर ऑफ मास बस क्या है, जो भी इंडिविजुअल मासेज हैं उनका वो एवरेज पोजीशन है, ऑन एन एवरेज। मतलब अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके अगर मैं देखने लगूं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके अगर मैं देखना शुरू करूं, तो जितने भी मासेज हैं उनका जो पोजीशन वेक्टर का डेविएशन होगा वो 0 आने वाला है। मीन का ही मतलब होता है, मीन या एवरेज का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा नंबर जिसके अबाउट डेविएशन 0 हो जाए, नेट डेविएशन जो वो 0 हो, मिडिल नहीं होता है, याद रखना। मीन जो होता है एवरेज होता है, मिडिल नहीं होता, मीडियन होता है, मिडिल बताया गया, सारी चीजें 10th में बताई गई हैं तुमको, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ सर, एवरेज पोजीशन है ये, जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हैं उनका एवरेज है ये। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां पर मास है वहां पर फोर्स लग रहा है, जो वो हमारा इक्वेशन है, दोनों में अंतर है। ये हमारा इक्वेशन नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक डेफिनेशन है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक इक्वेशन है वो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इक्वेशन है वो, दोनों में ये जमीन आसमान का अंतर है। ये एक इक्वेशन नहीं, ये क्या है, ये एक सिर्फ डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक डेफिनेशन है सर। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, एक इक्वेशन होता है, वो सबसे बेसिक सा अंतर इन दोनों के बीच का, ठीक है। अब निकाला कैसे जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ मास को निकाला कैसे जाए, सर ये RCM आपने लिखा है, ये पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है। अब सबको पता है पोजीशन वेक्टर में 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। तो सर इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, मैं इसी को जब तोड़ दूं, मैं इसको जब तोड़ दूंगा अलग अलग पार्ट्स में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सर कि x एक्सिस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस जितना भी लिखना चाहो। अच्छा, इसी को हम लोग एक तरीके से और भी लिखते हैं मैथ्स में, ये तो पता ही होगा, सिग्मा MI/RI अपॉन में सिग्मा MI लिख दूं, कोई आपत्ति है। यहाँ पे I जो है 1 से लेकर के n तक जाएगा, I 1 से लेकर के n तक जाएगा, ऐसे भी मैथ्स में लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं y सेंटर ऑफ मास की बात कर लूं तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 इस तरह से करके जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। सर इसी तरीके से z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1z1 प्लस m2z2 प्लस डॉट 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 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। बात आती है समझ में। अगर मैं इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस भी होता है। मैंने अभी क्या बात की, पोजीशन वेक्टर के टर्म में बात की है। अब पोजीशन वेक्टर के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीनों की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास। आती है बात समझ में, नोट कर लो। सेंटर ऑफ मास निकालना एकदम आसान है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, अपना एक पोजीशन वेक्टर चुनना होगा, ओरिजिन एक चुनना होगा, तुम कहां बैठे हुए हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, सपोज करो मैंने बोला तुमसे 4 मासेज हैं और इसको मैंने रखा है स्क्वायर के वर्टेक्स पे, 0,0 है और ये 1,0 है। सो दिस इज आवर 1,1 एंड दिस इज आवर 0,1। एक स्क्वायर था हमारे पास जिसके वर्टेक्स पे मैंने रखा है
1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, यहां मैंने रखा है 4 किलो का मास। सही है। चार मासेज हैं जिनको मैंने वर्टेक्स पे रखा हुआ है। मैंने तुमसे पूछा फाइंड द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बाबू इसका सेंटर इसी के बीच में होगा, और मास रखा है तो हर बॉडी का सेंटर उसके बीच में होगा। इसका सेंटर इसके बीच में होगा, इसका सेंटर इसके बीच में होगा, इसका सेंटर इसके। लेकिन ये जब सारे एक साथ मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है सबका सेंटर ऑफ मास बदलेगा। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है? तो बाबू एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक कॉर्नर को या किसी भी एक चार्ज को पकड़ लेना, या मास को, किसी भी एक मास को पकड़ना, वहां पे बनाना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने बना दिया ऑलरेडी। ये एक्स एक्सिस है और दिस इज आवर वाई एक्सिस। मैं इसको बोल देता हूं, चलो इसको मैं बोल देता हूं m1, तो ये डिस्टेंस r1 हो जाएगा। इसको मैं बोल देता हूं m2, इसको बोलता हूं मैं m3, एंड दिस इज m4। सही है। इंडिविजुअल निकालेंगे हम लोग। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्या ये 4 मास है कि नहीं है? 4 ही मास है, चारों को मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सबके कोऑर्डिनेट्स को मैं लिखते चल रहा हूं। m1 कितना है, 1 kg है। इसका x में कितना है डिस्टेंस, 0 है कि नहीं है? बोलो। अरे ये x, y होता है ना, 0 है। सर m2 मास आपने किसको बोला, 2 का। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, यहां से कितनी दूरी पर है, 1 है कि नहीं है? 1 है। प्लस m3 3 kg है सर, ये डिस्टेंस 1 पे है। प्लस m4 कितना है, 4। कहां पर है, ओरिजिन पे ही हमारे सर, तो कॉमा 0 कर दूंगा कि मल्टीप्लाइड बाई, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। सर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 3 5 अपॉन में 4 प्लस 3 7 होता है, 2 9 और 1 10, मतलब 0.5 हो जाएगा कि नहीं? 0.5 मान लेते हैं मीटर है, सपोज कर लो मीटर है। ठीक है, इसी तरीके से वाई सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं मैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। अरे होगा, किसी कोई आपत्ति नहीं ना इसमें? क्या लिख दे रहे हैं, 2 और 1 3, 3/10 मीन्स 0.3 हो गया कि नहीं? अब देखो मैं लोकेट कर रहा हूं इसका सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियस सी बात थी, सुनो अब ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है जिधर मास ज्यादा होगा उधर ही सेंटर ऑफ मास सरकता है कि नहीं? इस चीज को याद रखना है, जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया मेरे, सेंटर यहां पर कहीं आएगा। कौन सा 3 इंटू 1 होगा, कहां पे, ये तो 3 कहां पर है, वाई तो इसका 0 है ना, 3 इंटू 0 इन करूंगा। अरे वाई कोऑर्डिनेट देख रहा हूं, तो 3 वाई कोऑर्डिनेट में कहां रखा गया है, 0। 4 कहां रखा गया, 0 पे। 2 कहां रखा गया, 1 पे। 1 कहां रखा गया, 1 पे। तो जब वाई का देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट को लेंगे। अब देखो सबको पता है सेंटर कहां आता है इसका, इसका आधा और इसका आधा, मतलब 0.5 0.5 होता है कि नहीं? एक स्क्वायर का सेंटर कहां आता है, 0। अरे पूरा लेंथ 1 है तो इसका आधा 0.5, ये पूरा लेंथ 1 है तो इसका आधा 0.5। सेंटर इस स्क्वायर का सेंटर कहां पर होता है, 0.5 0.5, इसका सेंट्रॉइड जो है स्क्वायर का। लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां पर है, 0.5 है, तो यहां से मैं चलूंगा 0.5, यहां कहीं आऊंगा मैं बिल्कुल बीचों बीच, और ऊपर कितना जाना है सर, 0.3। यहां पे कहीं 0.5 होगा, इससे हल्का सा नीचे यहां पे कहीं बनेगा कि नहीं सेंटर ऑफ मास, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। मतलब ये पूरे के पूरे मास मैं ये मान करके चल सकता हूं कि यहां पे कंसंट्रेटेड है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0.5 0.3, और टोटल मास कितना है 4 3 7 2 9 और 1 10। मैं ये मान सकता हूं, मैं इन सबको हटा दूंगा। ग्राम प्रधान हो गया मेरा, ये सभासद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मॉनिटर हो गया क्लास का। क्लास में कोई डिस्टरबेंस होता है तो पूरा पूरा क्लास उठ के चला जाता है क्या, मॉनिटर जाता है। ठीक है, तो मैं ये क्या मान सकता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना, मैं क्या मान सकता हूं कि ये चारों के चारों मास को मैं अगर हटा देता हूं तो ये अकेला जो है इन चारों की आपूर्ति को पूरी करेगा कि नहीं? इन चारों का जो भी काम था वो अकेले अब कर देगा कि नहीं कर देगा? क्योंकि इन्हीं का तो एवरेज है वो।
इसी का तो एवरेज है, यही तो बहुत देर समझा रहा हूं तुमको। इन चारों को हटा दोगे, ये चारों मिलके जो काम कर रहे थे वो ये अब अकेले काम कर देगा। 10 किलो का मास इस जगह पर रखा गया है, तो एवरेज है सर ये। अब 4 लोगों को रखने से अच्छा है क्या है, 1 लोग को रख दूंगा मैं। अब मैं इन चारों को स्टडी ना करके क्या करूंगा, इस पे फोर्स लगाऊंगा, देखूंगा कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, इस पे वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। मैं इसको बस स्टडी कर लूंगा, इन चारों को लपेट लिया उसी के अंदर। वरना मुझे क्या करना पड़ता, चारों को पढ़ना पड़ता, फोर्स लगाता मैं, तो इस पे फोर्स लगाता, इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, बात समझ में आ जाती है। लेकिन अब ये चारों लोग हट गए, ये अकेले, ये हमारा हो गया प्रधानमंत्री, मॉनिटर हो गया ये। स्कूल्स की मीटिंग होगी, अगर पीएसए ऑफिस में अगर स्कूल्स की मीटिंग हो रही है तो सारे बच्चे नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, प्रिंसिपल जाएगा, क्योंकि हम सबका एवरेज कौन है, प्रिंसिपल है। बता रही समझ में, वही ये प्रिंसिपल है, वही ये सभासद है, वही ये ग्राम प्रधान है, वही ये प्रधानमंत्री है, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है अकेले, वही होता है हमारा सेंटर ऑफ मास, बस इससे अधिक कुछ नहीं है।